हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आज बात करेंगे भारत के महान्यायवादी की, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। बहुत सिंपल और सरल भाषा में समझेंगे इसको। भारत का जो महान्यायवादी है वो एक प्रकार से सरकार का वकील है। सरकार अगर किसी कानून केस में अगर फंस जाती है, राज्यों के संबंधित विवाद या किसी बिल को लेकर के अगर संसद में फंस जाती है, तो वो मामले अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सरकार का एक वकील होना चाहिए ना। तो वो यही है महान्यायवादी, जो सरकार की मदद करता है किसी भी केस में। इसको ये पद संवैधानिक है, मतलब संविधान जब बना रहे थे उसी टाइम इस पद को रचा गया, न कि किसी संसद के कानून द्वारा रचा गया। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ना, है कि नहीं? देखते हैं क्या क्या पोजीशन है इसकी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, ठीक है, 70 लिखा है, ये 76 होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना? 76। इसको डिलीट मारो। 76। संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी नियुक्ति और कार्यकाल। नियुक्ति और कार्यकाल। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, यानी वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। यानी अटॉर्नी जनरल किसकी सहायता करता है? गवर्नमेंट की। किसकी सिफारिश से बनाते हैं उसको? सरकार की सिफारिश से। सरकारी मतलब मंत्रिपरिषद। जब कभी मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देता है, तो उसको, वो बंदे को भी अपने मंत्रिपरिषद, जब जो मंत्रिपरिषद उसको सिलेक्ट करेगी, अगर वो ही नहीं रहेगी, तो उस अटॉर्नी जनरल को रख करके वो लोग क्या करेंगे, दूसरी सरकार वाले, इसलिए क्या काम करते हैं, उस मंत्रिपरिषद या सरकार के गिरने के साथ में ही उसको भी अपना इस्तीफा देना पड़ता है। किसको? अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, देखो आगे, देखो क्या होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ये माना जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह अपने पद पर बना रहेगा। अब राष्ट्रपति सलाह किससे लेने के लिए बाध्य है? संसद से, यानी सीधे सीधे मंत्रिपरिषद के अंडर में वो आ जाता है। कौन? महान्यायवादी। देखो उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के नियुक्ति के लायक का हो। अब यहाँ पर इतना लिख के समझ में आता है, लेकिन अब हमको देखना है कि उच्चतम न्यायालय के नागरिक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या क्या होना चाहिए, उससे डिसाइड हो जाएगा। ये एक तो वही है कि वो भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में उसको 5 साल का अनुभव हो न्यायाधीश रहने का, या 10 साल की वकालत किया हो। ऐसे ही बंदे को तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। लगभग यही वाली आवश्यकताएं अटॉर्नी जनरल में होनी चाहिए, तब उसको अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा। या वो राष्ट्रपति की नज़र में विधि का बहुत अच्छा ज्ञाता हो। ये इसकी शर्तें हैं। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया, यानी राष्ट्रपति जी प्रसाद देते हैं, तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। राष्ट्रपति बीच में अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है और पद मुक्त हो सकता है। ठीक है, देखो परंपरा यह है कि जब सरकार अपना त्यागपत्र दे दे या सरकार को ही बदल दिया जाए, तो महान्यायवादी भी त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। सरकार की एक कमेटी सिफारिश करती कि हाँ, ये बंदे को महान्यायवादी बना दिया जाए। तो अब वो सरकार ही नहीं रहेगी, तो उस बंदे का भी काम खत्म हो जाता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है, यानी एक मंत्री के हिसाब का उसको लेन देन होता है, और वैसी फैसिलिटीज मिलते रहती है। कार्य और शक्तियाँ देखते हैं। उससे कार्य और शक्तियाँ क्या है? वह भारत सरकार का कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, आगे, भारत सरकार को विधि से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए हों। राष्ट्रपति उसको अगर सौंपता है कोई विषय विधि से रिलेटेड, तो ऐसे कामों को वो करने के लिए बाध्य है। विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। ठीक है, किससे? विधिक स्वरूप से संबंधित काम। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कार्यों का निर्वहन करेगा। अगर संसद ने कोई कानून बना दिया है, तो ऐसी चीज़ों में अगर अटॉर्नी जनरल की ज़रूरत पड़ती, तो वो इस कामों को भी करेगा। ठीक है, देखो राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्न कार्य दे सकता है। अब उसकी बाउंडिंग क्या क्या है, देखो क्या क्या काम दे सकता है राष्ट्रपति। काम सरकार ही देती है, राष्ट्रपति का नाम होता है, मंत्रिपरिषद ही काम देती है उसको। फंसती मंत्रिपरिषद ही है उच्चतम न्यायालय में। यही लोग लफड़े करते हैं, ये लोग कानून बनाते हैं, और कानून जब फंस जाता है,
तो बीच में घुसेड़ते हैं महान्यायवादी को, जाओ बेटा हमारे तरफ से जवाब पेश करो उच्चतम न्यायालय में। तो देखो कौन से काम दे सकता है राष्ट्रपति उसको। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होता है, वही रखता है अपना पक्ष, सरकार की तरफ से पक्ष रखता है ना। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का एक आदमी जाएगा तो कौन जाएगा? अटॉर्नी जनरल जाएगा। कि कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 143 के तहत अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का उच्चतम न्यायालय में एक प्रतिनिधित्व करता है। सरकार से संबंधित किसी मामले में, सरकार से रिलेटेड किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। उच्चतम न्यायालय में तो होता ही है, उच्च न्यायालय में भी होता है, राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं ना। अधिकार और मर्यादाएं, कहाँ तक भाग सकता है और इसके कितने अधिकार हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार होता है। कि क्यों, कैसे? इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बोलने का, जबरदस्ती नहीं, बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कभी अगर आहूत करता है राष्ट्रपति, तो उसमें मताधिकार दिए बगैर, मत नहीं दे सकता क्योंकि उसको जनता थोड़ी चुनती है, कार्रवाई में भाग ले सकता है। मत तो वही देते हैं जो जनता के द्वारा चयनित होते हैं। भाग लेने का अधिकार है। एवं संसद सदस्य की तरह भत्ते और विशेषाधिकार उसको प्राप्त होते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है बिना मत के, हर एक सदन में बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है। ये उसके अधिकार हैं। उसकी सीमाएं क्या है, मर्यादाएं क्या है, कहाँ तक आखिर भाग सकता है, कहाँ उसको रोक लग जाएगी, ये सुनो। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता सार्वजनिक, जैसे हम लोग करते हैं ना, दुकानों पे बैठ गए, चौकड़ी में बैठ गए, बोल दिए अरे ये तो ऐसी सरकार है, ये वो सब लंदपन मनमानी गाली बक देते हैं। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता, भारत सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का विश्लेषण नहीं कर सकता सार्वजनिक रूप से। सिंगल रूप से अगर मन के मन में करता है तो बात अलग है। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी चल रहा है किसानों का आंदोलन, किसानों के लिए जो 3 बिल पेश किए हैं मोदी सरकार ने, उसके खिलाफ किसान भड़के हुए हैं। ऐसी चीज़ों को वो सरकार का पक्ष रखेगा सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ ये बिल ठीक है, जबकि कई लोगों ने पिटीशन दायर कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये बिल हमारे लिए नुकसानदेह है। तो ऐसी चीज़ों को वो सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि कैसा है कि क्या है। मीडिया वाले कितना भी उसके आजू बाजू झूल जाएंगे, वहाँ से वो बच के निकल लेगा, नहीं तो उसका पद गया। बिना भारत सरकार की अनुमति के बाहर किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। कौन से मामले में? आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता वो, बिना भारत सरकार की अनुमति के। लेकिन इसका एक अपवाद है, वो खुद केस भी लड़ सकता है, आगे पता चलेगा। अपवाद बोले तो एक जगह ऐसा बोला है कि नहीं लड़ सकता, दूसरी जगह बोला है कि हाँ इस मामले में लड़ भी सकता है। ऐसी चीज़ों को अपवाद बोलते हैं। ये एक प्रकार से पेच फंस जाता है। तो यहाँ इसकी व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट में होती है। फिर कि आखिर होना क्या चाहिए, उनका निर्णय अंतिम होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को माना गया है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकता है। ठीक है। बिना सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद, कंपनी के निदेशक के पद को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो फायदे वाला हो जाता है। अगर वो कंपनी का पद, निदेशक का पद अगर ग्रहण कर लेगा तो कहीं ना कहीं वो तो फायदा पहुंचा देगा ना, सीधा गेम खत्म कर देगा कि नहीं कंपनी सही है, सरकार तो गई। ठीक है। अब एक फैक्ट देखो, हालांकि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालीन वकील नहीं है। बात सही है। क्यों? क्योंकि जब तक सरकार है तब तक वो है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में भी नहीं आता। पूर्णकालीन वकील नहीं है और सरकार किसी सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, तो क्या आता है बेटा? इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही करने से नहीं रोका जा सकता। अगर कोई बंदा आता है भैया केस लड़ लो, तो वो उसकी निजी विधिक कार्रवाई के अंतर्गत आती, तो उसको नहीं रोका जा सकता कि वो अपना केस नहीं लड़े। वो लड़ सकता है क्योंकि पैसे तो वहीं से कमाएगा, सरकार भी देगी मंत्री के बराबर की सुविधा। अब देखो, अपन ने अटॉर्नी जनरल की बात किए थे, अब महाधिवक्ता की बात कर लेते हैं। महाधिवक्ता का पद संविधान में नहीं है, ये संसद में किसी प्रकार से कानून बना करके बनाया गया है। महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी भी होते हैं, है ना, क्योंकि अकेला एक बंदा क्या करेगा। वह है भारत सरकार के महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता।
कलेक्टर और अपर कलेक्टर होते हैं ना, उसी टाइप से अधिवक्ता और महाधिवक्ता, उसी टाइप से महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता, ये दोनों महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करते हैं। किसको? अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल को सहायता करते हैं दो बंदे। कौन कौन? एक महान्यायवादी और एक अपर महान्यायवादी। उसके नीचे भी बहुत सारे लटकने वाले बहुत रहते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि महान्यायवादी का पद संविधान निर्मित है। महान्यायवादी का पद संविधान निर्मित है, महाधिवक्ता का नहीं, अपर महाधिवक्ता का नहीं। ठीक है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 76 महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं करता है। ठीक है। अनुच्छेद 76 क्या बोलता है कि क्या होना चाहिए? महान्यायवादी होना चाहिए, वादी। लेकिन अधिवक्ता बोले तो वकील, ये इसके पद को उल्लेखित नहीं है। क्या हुआ था कि एक फैक्ट है इस बीच में, देखो, महान्यायवादी, महान्यायवादी क्या है? केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य कौन नहीं होता है? महान्यायवादी। कैबिनेट बोले तो डिपार्टमेंट के अध्यक्ष जो मेन मंत्री होते हैं, उनकी बनती कैबिनेट, उसका सदस्य नहीं होता। सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में अलग से एक क्या होता है? विधि मंत्री होता है। कहने का मतलब क्या है? सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए सरकार के स्तर पर, जबकि अगर किसी अपना पक्ष रखना है सुप्रीम कोर्ट में, तब महान्यायवादी की जरूरत पड़ती। लेकिन विधिक मामले अगर देखना है कैबिनेट के अंदर, तो एक अलग से विधि मंत्री होता है ना? ठीक है, ये चीज़ है। देखो, एक फैक्ट है इसमें कि भाई नेहरू जी की जो सरकार थी उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी के पद को बोला गया था कि इसको विधि मंत्री में मिला दिया जाए, यानी कानून मंत्री के रूप में मिला दिया जाए, दोनों को मिक्स कर दिया जाए। लेकिन ये पद, इस चीज़ को स्वीकारा नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये होते अक्लमंद, और ये भी अक्लमंद होते, लेकिन कभी कभी गलती से कोई अगर जीत गया तो दिक्कत होने लगती है, अभी की कंडीशन में तो खास तौर पे। तो ये था आपका महान्यायवादी। अच्छा लगे तो देख लेना ये भी। अच्छा लगे तो क्या देखोगे? एक ये चीज़ देखोगे, एक ये चीज़ देखोगे, और ये तो ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो आज की क्लास ख़त्म। थैंक यू।